हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एमएसपी की जो टोटल फसलें हैं उनकी कीमत है 15 लाख करोड़ की, जो ये 5-5 लाख करोड़ के 3 हिस्से आप मान लीजिए। अब इस 15 लाख करोड़ में से क्योंकि किसान खुद आधी आबादी इस देश की है, तो किसान जो है लगभग 1/3 5 लाख करोड़ की फसल खुद अपने घर में खर्च कर लेता है, बीज के रूप में, चाहे खुद कंज्यूम कर ले, पशु आहार में, आपस में एक्सचेंज करने में, मजदूरों की मजदूरी भी कई बार फसल के रूप में दे दी जाती है। तो ये 5 लाख करोड़ की फसल मार्केट में नहीं आती है, ये बात हो गई खत्म। अब ये 10 लाख करोड़ रुपए की फसल बची है, जिसका जिक्र आज टाइम्स ऑफ इंडिया में और अन्य अखबारों में भी दिया है कि 10 लाख करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा बाकी चरणों में भी। इसमें से लगभग 5 लाख करोड़ की फसलें ऑलरेडी, 23 फसलें जो है गन्ने समेत, गन्ना हालांकि प्राइस घोषित करती है सरकार, लेकिन खरीदती है मुख्य रूप से प्राइवेट मिले। ये 5 लाख करोड़ की फसलें भी ऑलरेडी एमएसपी पे जा रही हैं, ये बात भी हो जाती है खत्म। अब लास्ट में ये 5 लाख करोड़ रुपए का माल बचा हुआ है एमएसपी की फसलों का, जहां तक बात है। इस एमएसपी की फसल का अगर आप ये देखें तो ये इतनी एमएसपी है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है ऑन एन एवरेज ये प्राइस दे रहा है। अब लड़ाई है केवल इसकी। ये जो बाकी प्राइस है लगभग आप ये मान लीजिए 30% के आसपास जो प्राइस कम देता है एमएसपी से प्राइवेट सेक्टर, इसी की लड़ाई है कि ये प्राइवेट सेक्टर वाला हमें 30% एक्स्ट्रा दे। अब इसके को प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ये 30% का बोझ अतिरिक्त पड़ेगा, 5 लाख करोड़ का 30% आप निकालेंगे तो लगभग जो है 16-17 एक लाख डेढ़ डेढ़ पौने 2 लाख करोड़ का है मामला। ये इसको ये क्यों बचाना चाहते हैं हमारी समझ में नहीं आ रही। अब ये इसको ट्विस्ट कर रहे हैं कि साहब सरकार का बजट खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जैसा मैंने समझाया, सरकार का कोई बजट इसमें नहीं लगना है। सरकार को और प्राइवेट मिले जो गन्ना खरीदती है वो अपना खरीदती रहे, जो 5 लाख करोड़ का माल है। लेकिन बाकी जो है, जो 5 लाख करोड़ का माल हमारा सस्ते में 25-30% औसतन प्राइवेट वाले खरीद लेते हैं, उसके लिए हम चाहते हैं कि ये जो है सारे पे हो जाए। तो वो भी हमारी लूट जो हो रही है 25 स्वतंत्रता के टाइम से अब तक, वो बंद हो जाएगी। तो ये नैरेटिव जो है आपके माध्यम से गवर्नमेंट को भी और आम जन को जाना जरूरी है। जी जी ठीक है, इस पर हम फिर वापस आएंगे। एक बार हेमंत अत्री जी और कुछ देर बाद इनके सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एमएसपी नहीं दी जा सकती है, 10 लाख करोड़ का राज्य के केंद्र के खजाने पर भार पड़ेगा, और ऐसा नैरेटिव लिखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यही नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब एमएसपी की न सिर्फ वकालत करते थे, बल्कि एक कमेटी थी जिसके मुखिया वो थे, कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी, और उसका उनका रिकमेंडेशन था कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, या एमएसपी क्यों नहीं मिलता। उनका एक ट्वीट है मेरे सामने अभी भी, ये ट्वीट हालांकि आज की तारीख में रिलेवेंट है, अप्रैल 2014 का, आगे कोई वीडियो भी दिखाऊंगा। व्हाई शुड आवर फार्मर्स नॉट गेट द राइट प्राइस, हमारे किसानों को सही कीमत क्यों नहीं मिलती। और उसके बाद उसी में है कि आगे नीचे बाइट में जिन्होंने कहा है पूरी कीमत जोड़ के कि एमएसपी क्यों नहीं मिलती। तो ये कहते रहे, ये कल से जैसे ही ये एमएसपी और खेती किसानी किसानों के आंदोलन की बात होती है तो एमएसपी को लेकर कई तरह का नैरेटिव चलता है, जिसमें सरकार की तरफ से कहा जाने लगता है ये मुमकिन कैसे नहीं है, राज्य के खजाने पर इतना बोझ पड़ेगा, कोई 10 लाख करोड़, कोई 5 लाख करोड़, कोई 8 लाख करोड़, और उसके बाद सरकार ये कर नहीं सकती। अलग बात है कि यही बीजेपी के नेता या खुद नरेंद्र मोदी 14 के पहले कहते थे कि एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। तो जरा इनके सिंह से समझेंगे, कल भी हमने बात की थी, फिर भी दर्शकों को समझने के लिए थोड़ा विस्तार से सिंह साहब, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करने की पेचीदगी और सुप्रीम कोर्ट तक में जाके कह देना कि हम ये नहीं कर पाएंगे, तो क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पा रहे, जरा समझें आपसे। अनम्यूट। अगर आप दिखा सके तो मोदी जी का वो स्टेटमेंट, जो 5 स्टेटमेंट्स हैं जिसपे पब्लिक फोरम पे, पार्लियामेंट में और चुनाव मंचों से लगातार उन्होंने कहा कि हम किसान को उनका पूरा वो देंगे, बकाया जो भी वो है वो देंगे। और ये बात उन्होंने चुनाव का एक मुद्दा बना लिया था और वादा किया था किसानों को, और बाकी दो जो दूना करने को कहा था वो तो कहा ही था, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। स्वामीनाथन एक इतना बड़ा आपराधिक, सरकार ने लगातार उनको वंचित करके एक अपराध किया है, चीख चीख के। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट अगर आप देखें तो इसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स। 2004 में कांग्रेस सरकार ने नवंबर में स्वामीनाथन की अध्यक्षता में ये समिति बनाई।
चीख चीख के ये समिति, क्यों सरकार को कंफ्यूजन है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम 10 पन्नों में जो 5वीं रिपोर्ट आई, जो कि नवंबर 2006 में सबमिट की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो अंतिम रिपोर्ट थी जिसमें निष्कर्ष था। हम उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ के सुना देते हैं जो 10 पृष्ठों में है। पेज नंबर 57, 63, 74, 84, 256। अगर आप इनको सिर्फ पढ़ लें तो अंधी है सरकार। चीख चीख के स्वामीनाथन कह रहे हैं कि C2 से अगर आपने नहीं दिया, इनको कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट नहीं दिया और A2FL या इससे नीचे कुछ भी करते रहे तो ये किसान खेती छोड़ देगा। मतलब वो कराह रहे हैं, स्वामीनाथन कराह के उन्होंने कहा पेज नंबर 84 पे कि अगर आप ये नहीं देंगे तो ये किसान खेती छोड़ देगा, ये फसल बोना ही छोड़ देगा। और आपको याद होगा CMI ने एक सर्वे में कहा था कि 76% किसान ये कह रहा है कि अगर आज हमें मौका मिल जाए, कहीं निकलने का रास्ता मिले तो ये जिंदगी भर के लिए हम खेती छोड़ दें। और वही वो छोड़ के नोएडा में रिक्शा चला रहा है। तो हकीकत ये है कि अंधा भी देख के स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट एक अंधा भी पढ़ेगा तो कह देगा वो भी छोड़ दीजिए। जब स्वामीनाथन ने ये 5वीं अंतिम रिपोर्ट दी, कृषि मंत्री के यहाँ सबमिट किया, तो एक स्लाइड उन्होंने, बहुत सारे स्लाइड्स दिए, उसमें एक स्लाइड नंबर 22वां है जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि C2 फॉर्मूले के अलावा और कोई उसके कॉस्ट को कवर ही नहीं करेगा। मतलब क्लियर उन्होंने उस स्लाइड में कहा है। और मरने के कुछ दिन पहले उनका ट्वीट है, 2017 का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा सीधा मानना है, और ये ट्वीट मैं चाहता हूं कि आपके यहां अगर वो मिल जाए, मेरे पास है, तो अगर वो ट्वीट मिल जाए तो उन्होंने उसपे कहा है कि मेरा सीधी मंशा इस कमीशन के रिपोर्ट में था कि C2 फॉर्मूले से दिया जाए। आज क्या वजह है कि सरकार 10 साल से बेवकूफ बना रही है और वादा करती है चुनाव में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में A2FL पे मुकर जाती है, C2 तो छोड़ दीजिए, A2FL पे मुकर जाती है और कहती है हम नहीं दे सकते। जबकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इनको कहा था कि हम स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट पे 50% बढ़ा के देंगे, मतलब उसको अनुपालन करेंगे। और पेज क्या फंसा रही है, दे तो दिया साहब, 50% दे दिया, 50 कुछ जगह 50% से ज्यादा दे दिया। हकीकत ये है कि जैसे ही वो C2 कैलकुलेट, जैसे उदाहरण लीजिए, इस समय गेहूं का, ये पिछली साल जो कैलकुलेशन हुआ था अभी नवंबर में, जब ये दे रहे थे तो उसमें CACP का कहना था वो दोनों देती है, वो बड़ी ईमानदारी से CACP A2FL पे भी देती है और C2 पे भी देती है। A2FL पे 1145 आ रहा था, C2 पे 1655 आ रहा था, थोड़ा बहुत दाएं बाएं 5 रुपए का हो सकता है। इस पे 50% अगर आप देंगे तो गेहूं का दाम आपको 50% लगा के करीब 2,500 रुपया देना पड़ेगा प्रति क्विंटल। आज आप 2200 कुछ दे रहे हैं, लेकिन क्या यही दाल में भी कर रहे हैं, क्या यही तिलहन में भी कर रहे हैं? क्यों दाल आपको इंपोर्ट? सिंह साहब माफ के बीच में कहीं जोड़ के देख रहा था, C2 प्लस 50% में वो गेहूं की कीमत शायद 3100 के आसपास पहुंच जाती है। नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप किस कैलकुलेशन से जोड़ रहे हैं। ये तो मैं CACP की बात कर रहा हूं ना, ये मैं CACP की बात कर रहा हूँ, CACP के कैलकुलेशन में भी फ्लॉ है। लेकिन हकीकत ये है कि आज बहुत बढ़िया टाइम्स ऑफ इंडिया में सरकार के तमाम ऐसे राइटर्स हैं जो लिख रहे हैं, अरे साहब बर्बाद हो जाएगा, MSP देना ही नहीं चाहिए इन किसानों को। ये एक बड़ा वर्ग है जिसमें रमेश चंद भी हैं नीति आयोग के, और अशोक गुलाटी टाइप के लोग हैं सर, अशोक गुलाटी बहुत बड़े वैज्ञानिक जी। तो नहीं, रमेश चंद दिन रात कह रहे हैं कि तू देना ही नहीं चाहिए, दे दिया, A2FL दे दिया, जैसे एहसान कर रहे हैं वो किसानों पे। और अशोक गुलाटी का आज के टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल पढ़ लीजिए, उनका कहना है, देखिए साहब इससे होगा क्या, जरा सोचिए, मान लीजिए हमने रेट बढ़ा के दे दिया तो मार्केट में कैसे गेहूं चावल के दाम कितने बढ़ जाएंगे, तो जो महंगाई बढ़ेगी वो देश में क्या मैसेज देगी। उनको बहुत चिंता है कि देश में गेहूं के किसानों को पैसा मिल जाएगा तो देश में गेहूं की महंगाई बढ़ जाएगी। उन्होंने दवाई
उन्होंने पिज्जा, जो बड़े लोग पिज्जा खाते हैं उसका नहीं दे कैलकुलेट किया है, उससे उनको दर्द नहीं है। पिज्जा बढ़ जाता है तो चलेगा, लेकिन गेहूं नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये एक जानबूझ के किसानों के साथ एक अत्याचार किया जा रहा है, जो क्रिमिनल इनजस्टिस है, जिसको कि हम आमतौर पे कहते हैं अपने उसमें कि दिस इज अ क्रिमिनल इनजस्टिस विद द फार्मर्स। और ये किसानों के साथ मैंने नहीं देखा है कि इतना बड़ा धोखा कोई सरकार कर सकती है। आप उस बुनियाद पे आए थे, किसानों को आपने क्या वो सम्मान निधि दिया है 17 रुपया रोज, 17 रुपया में किसानों का सम्मान हो जाता है। जी सर 1 मिनट के लिए रोका, पुष्पेन जी को जाना है, इसलिए एक सवाल उनसे लेना चाहता हूँ। पुष्पेन जी को 1 बजे जाना है। पुष्पेन जी, बात वही जो आपने शुरू में आपने भी व्याख्या की कि एक धोखा है, नहीं दे सकते हैं, उसकी आड़ में लगातार ये बिल्डअप करते रहते हैं, और वो नैरेटिव कृषि वैज्ञानिक ऐसे जो सरकार समर्थक हैं वो सब इस तरह का जनता को भ्रमित करते हैं। तो फिर उपाय क्या है? नहीं, उपाय तो आंदोलन ही है, इसकी इनके ऊपर दबाव बने, और कहीं ना कहीं वोट के अस्त्र का इस्तेमाल भी जो है सरकार के खिलाफ करना पड़ेगा। और डिटेल में कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ, खुद मुझे बुला करके पिछले आंदोलन में कृषि मंत्री भी थे, कृषि सचिव यही संजय अग्रवाल थे जो अभी कमेटी के अध्यक्ष हैं, और राजनाथ सिंह जी के सामने मीटिंग हुई है 2 दिन लगातार 2-2 घंटे की। उसमें सारा गणित हमने समझाया, और इस गणित को मैंने अपने एक आर्टिकल में इंडियन एक्सप्रेस में से भी छापा था। ये मिनिमम सपोर्ट मैक्सिमम गेन, ये आपके दर्शक जो है इसको आज भी इंटरनेट पे पढ़ा है, देख सकते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं होना है और कोई कंफ्यूजन नहीं है। सरकार को अपनी क्वांटिटी खरीदनी है जो वो खरीद रही है ऑलरेडी। केवल जो प्राइवेट सेक्टर हमारा सस्ते में खरीद रहा है वो एमएसपी पे खरीद लेगा। और जो 1.5 लाख करोड़ रुपए का डिफरेंस आ रहा है, आपको याद होगा 2-3 साल पहले इन्होंने कॉर्पोरेट का 30% से घटा के जो 22% इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स किया था, उसकी वजह से ही प्रति वर्ष 1.5 और 1.25-2 लाख करोड़ का भार पड़ रहा है सरकार के ऊपर, और जो हर बार बढ़ता जाएगा क्योंकि वो परसेंटेज है टैक्स का। तो ये और अभी संसद में क्या कहा गया था कि भाई 15 लाख करोड़ रुपए का जब इनसे पूछा गया तो 15 लाख करोड़ रुपए का पिछले 10 सालों में धन्ना सेठों का, कॉर्पोरेट हाउसेस का, क्रोनी कैपिटलिज्म के मित्र जो हैं उनका जो है इन्होंने कर्जा राइट ऑफ किया है। तो किसान अगर इसमें मांगे, एक तो आप उसको कीमत सही नहीं दे रहे हो अपनी नीतियों की वजह से, दूसरा वो कर्जे में डूब जाए तो फिर आप उसको भी राइट ऑफ नहीं कर रहे हो, तो सही कीमत भी नहीं दोगे, राइट ऑफ भी नहीं करोगे, और इनके ऊपर लाठी चला रहे हो। भाई किस देश में एक राज्य अपनी मर्जी से किसी दूसरे राज्य को ब्लॉकेट कर सकता है क्या? ये फेडरलिज्म है, ये क्या है? कल को पंजाब कह दे कि भाई मैं यहाँ से किसी को अलाउ नहीं करूंगा, जम्मू कश्मीर में फौज और सेना नहीं जाएगी, क्या हाल हो जाएगा यहाँ पर इस देश का? उधर मणिपुर में क्या हाल हो रहा है? या सिविल वॉर आप चाहते हो? बॉर्डर आप स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, पहले ही बड़ी मुश्किल से उस सारी स्थिति जो 40 साल पहले थी उससे निकले हैं, अब क्या फिर से देश के टुकड़े आप करना चाहते हो? तो ये जो है एटीट्यूड सरकार का ठीक नहीं है। इनको तत्काल, और ना इसमें समय की बात है कि भाई आप आ जाओ वार्ता कर लें अब कमेटी में, अरे भाई ये सारी चीजें आपकी टेबल पे 2 साल पहले भी थी, आपको तुरंत इस पे निर्णय ले लेना चाहिए, निर्णय लेकर के आप इसमें आगे बढ़ जाएं, अन्यथा ये आंदोलन चलेगा। कल कुछ बैरिकेड्स हटाए हैं, आज और ज्यादा बैरिकेड्स जो है इसमें हटाए जाएंगे और आगे किसान बढ़ेंगे। किसानों की संख्या भी वहां बढ़ती चली जा रही है, 4-5 हजार 10 हजार जो है धीरे धीरे ट्रैक्टर ट्रॉली का काफिला वहां बनता चला जा रहा है, जो कि बहुत लंबा काफिला होता है। आपके दर्शकों के लिए बता दूं, एक ट्रैक्टर ट्रॉली करीब 10-15 मीटर में बैठती है, और अगर 2000 भी हो तो कम से कम जो है 20 किलोमीटर का 25 किलोमीटर का काफिला होता है। ऐसे काफिलों के सामने आपके ये पुलिस वाले टिक नहीं पाएंगे। आप एट्रोसिटी कर रहे हैं सरकारी, इसको कहते हैं सरकारी आतंकवाद। ये सरकारी आतंकवादी जो है आप हटाएं और इनको आने दें। हमें ये आशा है कि इसमें जुडिशरी भी कुछ एक्टिव होगी। कुछ सख्त प्रश्न हाईकोर्ट ने पूछे हैं और उनका जवाब इनको देना पड़ेगा। भाई दूसरे राज्य का रास्ता आप कैसे रोक सकते हैं? अभी तक पंजाब से वहां आए बॉर्डर तक, तब तो कोई किसी को तकलीफ नहीं हुई, ना किसी को परेशानी में उन्होंने डाला। अभी भी वो सिंगल फाइल में एक लेन में धीरे धीरे चलते हुए आ रहे हैं, और सीट ऑफ पावर तो दिल्ली है। दिल्ली आकर तो आपसे पूछेंगे, तो दिल्ली में किसानों को आने से आप क्यों डरते हैं? एक तरफ आप चौधरी चरण सिंह जी को और स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनकी नीतियों को, उनकी जो बातें हैं उनको मानने को तैयार नहीं है। तो कैसा भारत रत्न है ये? किसानों के सामने आप कील कांटे बिछा रहे हैं। ये देश की जनता देख रही है, और केवल वोट की गणित के अनुसार आपका चलता है सिस्टम। गलत नैरेटिव बनाना, किसानों को बदनाम करने वाली जो मशीनरी है पुनः शुरू हो गई है, लेकिन उसको काउंटर करेंगे हम लोग। और कि भाई ये नहीं दिया जा सकता कॉर्पोरेट को, के लिए आपकी मुट्ठी खुली रहती है, आपकी खजाने की थैली खुली रहती है, लेकिन
जो जायज मांगे हैं किसानों की उनको भी आप देना नहीं चाहते। इसके लिए जो है बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन चलिए, अभी सरकार है, आगे सदा सदा तो ये भी नहीं रहेंगे। वैसे तो मैं थोड़ा सा सुनना चाहता था एनके सिंह साहब को, बड़ी अच्छी बातें हाँ, उन्होंने बताई विस्तार से। इसीलिए मैंने बुलाया, जी, क्योंकि वो डेटा, इनके नंबर, इनके आंकड़े, तथ्य के साथ बोलते हाँ, हैं। इनके साथ मेरा आगे कार्यक्रम में मैं जरूर जुड़ूंगा। जी, हाँ, इसीलिए मैंने बुलाया, नहीं, लेकिन चूंकि जरूर आपको आइए, जाना जरूर था। आइए। मैं खुद भी आपको सुनना चाहता था। हाँ, चलिए, अब एक सवाल, चलिए, आप फ्री है हमारी धन्यवाद। तरफ से, एक सवाल जरा हेमंत अत्री से लेता हूँ, उसके बाद सिंह साहब और बाकी लोग के पास आता हूँ, जिसका जिक्र अभी पुष्पेंद्र जी ने भी किया, हेमंत अत्री साहब। और अब जो खबर आ रही है कि जैसे हरियाणा पुलिस की तरफ से जो गोले आंसू गैस के दागे जा रहे थे शंभू बॉर्डर में, पंजाब के इलाके में, जिस पर पंजाब सरकार ने ऐतराज किया, और ये सही है, टेरिटरी का इशू है कि आप इधर से गोले ड्रोन से उड़ा के उधर पंजाब की तरफ गिरा रहे हो। पंजाब सरकार ने ऐतराज किया, क्या हमारी सीमा में क्यों ड्रोन गिरा रहे हो? हालांकि ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी एक फेडरल स्ट्रक्चर की बात होती है, एक राज्यों की सहमति की बात होती है, और कैसे रोक रहे हो? ऐसा लग रहा है जी ये सीमा, यहां से हमारी जमीन शुरू होती है, यहां से तो नहीं आने देंगे, बैरियर, बैरिकेडिंग और बड़े बड़े कंक्रीट के जो ब्लॉक्स हैं। तो ये जो गोलबंदी, पेशबंदी है, और उसके बाद ये भी खबर आई है कि हरियाणा की तरफ से ड्रोन गिराने के लिए और इंतजाम किए गए, स्प्रे मशीन लाई गई है, और एकदम जो होता है खूंटा गाड़ दिया कि हम यहां से नहीं भरने देंगे। तो अब उपाय, मैं सिर्फ बार बार ये कह रहा हूं, मुझे चिंता होती है अत्री साहब कि कहीं किसान, चूंकि उनके पास ट्रैक्टर्स है, मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स है, कुछ ऐसी स्थिति आई कि कुछ जत्थे 10-20 ट्रैक्टर के साथ बढ़ने की कोशिश करें, और उसके बाद ये आंसू गैस के गोले और जो प्लास्टिक के जो बुलेट हैं, पैलेट गन, कुछ और वहां चलने ना लगे। नहीं, देखिए अजीत जी, एक चीज बिल्कुल निश्चित मानिएगा कि जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर ने जो पेशबंदी की है, जो किलेबंदी की है हरियाणा की सीमाओं की, वो किसी भी हद तक जाएंगे इस बार। पिछली बार, जैसा मैंने आपको कहा, जब पिछली बार 2020 में जब ये किसान वहां तक पहुंचे थे, उसका खामियाजा मनोहर लाल खट्टर को बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ा। दिल्ली की नजरों में उनका जो स्टेटस था एज मुख्यमंत्री काफी कमजोर हुआ था, इसीलिए। लेकिन चूंकि वो मोदी के करीब, इसलिए उनको हटाया नहीं गया, अदरवाइज कोई और मुख्यमंत्री होता कभी का चलता कर दिया गया होता। इस बार जो स्थिति है, इस बार मोदी जी ने, चूंकि चुनाव बिल्कुल सिर पे है और वो ये नहीं समझ रहे कि इसके फॉल आउट्स क्या होंगे। देखिए, ये केवल आप इसको हरियाणा और पंजाब मत देखिए, ये बेसिक जो बात जो लगातार आ रही है कि राजधानी देश की दिल्ली है, और जाके आवाज किसको सुनानी है? दिल्ली को। हरियाणा पहली बात उसको रोक ही क्यों रहा है? दूसरा, इस देश के कोर्ट्स क्या कर रहे हैं? पिछली बार आपको ध्यान होगा जब किसान दिल्ली में बैठे थे 378 दिन, उस समय भी ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ इनको हटाने से मना किया था, बल्कि सरकार को ये कहा था कि आपको इनको सुरक्षित जगह देनी चाहिए आंदोलन करने के लिए, शांतिपूर्ण। तो वो तो आज भी शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। हिंसा कौन कर रहा है? वो अपने जो तय मार्ग है, हाईवे है, उससे आना चाहते हैं दिल्ली। रोक तो आप रहे हैं ना उनको, अजीत जी, ये समझना पड़ेगा। सरकार रोक रही है, उन्होंने सरकार पे कोई अटैक नहीं किया, उन्होंने पुलिस पे कोई अटैक नहीं किया। अटैक कौन कर रहा है? अटैक सरकार कर रही है। और कल हाईकोर्ट ने पूछा कि ये तो दिल्ली जा रहे हैं, आप इनको क्यों रोक रहे हैं? तो इन्होंने कहा कि दिल्ली से परमिशन नहीं ली। तो भाई, दिल्ली से परमिशन तो दिल्ली वाले जानेंगे, तुम कौन हो? तो ये जो एक स्थिति है, ये अनाधिकृत चेष्टा, ये दिल्ली दरबार में नंबर बनाने के अलावा कुछ नहीं है, पॉलिटिकल नंबर, अपनी कुर्सी बचाने के। लेकिन एक बात तो आपको भी मानना पड़ेगा ना, कि जिस बात पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सीधा सीधा जवाब ये तलब करते हैं कि लोकतंत्र है इस देश में, और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। ये पूर्व घोषित कार्यक्रम है, ये तो है नहीं कि दे हैव कम फ्रॉम समवेयर, बाकायदा तय घोषित कार्यक्रम है। यहां तक पहुंचे हैं तो बिल्कुल शांतिपूर्ण आए हैं, दिल्ली तक जाएंगे बिल्कुल शांतिपूर्ण जाएंगे। 378 दिन में इन्होंने एक पत्थर भी नहीं फेंका जब पिछली बार आंदोलन हुआ था। हिस्ट्री भी देखी जाती है किसी आंदोलन की। तो ये सारी जो है ये जाती है जी, और ये सत्ता का जो अहंकार है, जो दम्भ है, और जो डंडे की मार है। आप मुझे बताइए, अपने किसानों के ऊपर कोई किस तरीके से ड्रोन से इस तरह की चीजें कर सकता है क्या? पूरे देश में आज तक नहीं हुआ। और ये ड्रोन कौन से, मैं आपको बता दूं, ये वो ड्रोन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ओवरऑल एरियल सर्वे करते हैं, जो एग्रीकल्चर में मदद करते हैं। ये वो है, इंडिजिनस ड्रोन है। और उनके ऊपर आप 2-2 आंसू गैस के गोले, आदमी छोड़ेगा तो कम से कम ये तो देखेंगे ना किसी व्यक्ति पे ना गिरे। ड्रोन को तो ये पता नहीं है। तो किस तरह की मानसिकता है ये कोई शत्रु देश नहीं है। और जो हमारे एक साथी ने कहा, जो किसान नेता हमारे साथ थे अभी, उन्होंने कहा कि सीधे, जो जिनसे राहुल गांधी बात करें, सॉरी, उन्होंने कहा कि सीधी गोली मारी जा रही थी प्लास्टिक की। कभी भी फायर टू किल is basically a domain of Indian Army, not of police and paramilitary. They basically are there to protect their own men.
और उनके ऊपर इस तरीके से गोलीबारी या आंसू गैस छोड़ना, एक्सपायर्ड गोले छोड़ना, नहीं वो तो ये अमानवीयता। देखिए सरकार की तरफ से ये तर्क दिया जाएगा कि हमने अगर 144 आ रहा हूं सिंह साहब आपके पास, 144 अगर लागू है, निषेधाज्ञा है कि यहां से आगे नहीं जा सकते, और उसके बाद सुरक्षा बलों की तैनाती है, दर्जनों कंपनियों की तैनाती है, तो फिर आप इस निषेधाज्ञा को 144 को क्यों जबरन वायलेट करके ट्रैक्टर से, ट्रॉली से या जो बड़ी मशीनें हैं जेसीबी से आप क्यों आना चाह रहे हो? आओगे तो हम प्रोटेक्शन में रहेंगे। एक और बात, वो ऑडियो में एक सुन रहा था सुबह में, किसी बॉर्डर पर, शायद सिंगू बॉर्डर या संगू बॉर्डर का ऑडियो है, पुलिस अधिकारियों की तरफ से लाउड स्पीकर से कहा जा रहा है कि हम आक्रामक होंगे अगर वो जबरन आने की कोशिश करेंगे, हम पहली अपनी तरफ से नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो आएंगे तो हम कोशिश करेंगे। वो ऑडियो चाहता हूं अगर हमारे सहयोगी सुना सकते हैं क्या? एक सेकंड रुकिएगा, सिंह साहब आ रहा हूं आपके पास। अजीत जी एक लाइन और कहना चाह रहा था, बीच में आप जब रेडी होगा तब बताइएगा जी। अजीत जी एक लाइन और कहना चाह रहा था मैं आज, केवल इसमें क्योंकि मुझे भी निकलना है, फिर एक लाइन में कहना चाह रहा था कि आज जब आप बात कर रहे हैं हम, तो आज इस देश में दीन बंधु सर छोटू राम की जयंती भी है। वो भी किसानों के मसीहा थे। उनकी एक तरफ तो किसान जयंती मनाई जा रही है और दूसरी तरफ किसानों के साथ ये रवैया अपनाया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न, और स्वर्गीय दीनबंधु सर छोटू राम की जयंती के दिन किसानों के ऊपर इस तरह की जाती, ये इस सरकार की मानसिकता और थॉट प्रोसेस को दिखाता है। और ये किसान विरोधी नहीं, ये जन विरोधी भी है। मुझे आप ये बताइए, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, वहां आपने 3 दिन से बिल्कुल सब कुछ जाम कर रखा है हरियाणा सरकार ने। उनकी इकोनॉमी क्या असर पड़ेगा? आवागमन तो छोड़ ही दीजिए आप, दुनिया भर का देश का, जम्मू कश्मीर तक जुड़ा हुआ है उसमें, हिमाचल प्रदेश भी। आप कर क्या रहे हैं? तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अदालत सुओ मोटो ले नहीं रही है। हाईकोर्ट ने भी पंजाब ने कल सुनवाई की, कल फिर सुनवाई करेंगे। ये इस तरह की चीजें हैं अजीत जी, जिस पे आपको इंस्टेंट फैसला लेना होता है, इधर दिस वे और दैट वे। तो कहीं ना कहीं जो, चलिए आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है। अत्री साहब आ गई आपकी बात। आपको अगर कहीं जाना है तो आप फ्री हो सकते हैं, एक बार एनके सिंह को जोड़ते, थोड़े ऑडियो फ्रीज हो रहा है आपका, ऑडियो वीडियो दोनों। एनके सिंह साहब को इस फ्रेम में शिफ्ट करें। सिंह साहब, जो बात अधूरी रह गई वही कि आपके हिसाब से सरकार के पास क्या रास्ता है वो भी समझना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि जैसे अभी आ रहा है कि अर्जुन मुंडा अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, किसान नेता कह रहे हैं कि हमें एमएसपी को लेकर लिखित गारंटी का कानून चाहिए कि हर फसल, जो 23 फसलें वो एमएसपी पर खरीदेंगे, और एक निश्चित तौर पर कोई समझौता सिर्फ वादों से नहीं चलेगा। वादे तो तब भी किए थे जब कृषि कानून वापस लिए थे। तो सरकार के पास क्या विकल्प है? सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, दोनों तरफ से सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा एक सम्यक व्यू लेने की जरूरत है। 23 जिन्सों पे जिसपे कि एमएसपी लागू है, जिसमें दलहन है, तिलहन है, कपास है, कैश क्रॉप 3 है, कपास है, शुगर केन है। हालांकि शुगर केन पे एमएसपी नहीं होता, फेयर प्राइस होता है, जिससे नीचे शुगर मिल्स नहीं देती है, लेकिन ऊपर जो भी चाहे वो दे, ऊपर क्यों देंगे खैर। लेकिन एमएसपी कोई बाध्यता नहीं होती है ओपन मार्केट के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ये। और मिनिमम सपोर्ट, ये सब इसका कंसेप्ट है सपोर्ट प्राइस का, और ये 58 साल पहले शुरू किया गया था। लेकिन यहाँ पे विकल्प बहुत अच्छा है। पहले तो आप ये समझ ले, अगर कोई आपका राइटर, आपका रमेश चंद्र जो नीति आयोग के हैं, या अशोक गुलाटी ये सेंटेंस कहेंगे, तो किसानों का के प्रति आपका वो रवैया बताता है कि अरे ये सब तो ऐसे ही है, इनको तो डंडा मार के भी ठीक कर दोगे। जरा ये सेंटेंस सुनिए जो आज के आर्टिकल में टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है रमेश चंद्र ने, वो अशोक गुलाटी ने। इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी डज नॉट अलाउ द मार्केट टू ऑपरेट, स्पेशली व्हेन मार्केट प्राइसेस आर हायर देन एमएसपी, फार्मर्स एंड अप लूजर। कि अगर मार्केट प्राइस हाई हो गई और एमएसपी नीचे है, और तब मार्केट प्राइस और तब फार्मर नहीं जाते हैं, तो किसान लूजर रहेंगे। जरा देखिए इनका दर्द कितना बढ़िया है। आगे कहते हैं, सो दे क्लेमर फॉर हायर एंड हायर एमएसपी, लिहाजा वो शोर मचाएंगे कि भाई एमएसपी बढ़ाओ, एमएसपी बढ़ाओ। जरा गौर कीजिएगा कि मार्केट प्राइसेस हाई हैं, तो ये किसान जबरदस्ती करेंगे कि एमएसपी बढ़ाओ, हायर है। अब आगे देखिएगा, हायर एमएसपी ऑन द अनरियलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, कि मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट के नाम पे जो अनरियलिस्टिक है, ये प्राइसेस बढ़ाने की बात कहेंगे। अब जरा आगे सुनिए सर, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट फार्मर्स वांट
and Government of India current cost calculation for MSP is about 20-30%. खुद इन्हीं के कबूलनामे से है कि जो किसान चाहता है C2 फार्मूला और जो गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है 25 से 30% ही ज्यादा है, लेकिन इनका दर्द अब इसके आगे छलकेगा। इसके आगे वो कहते हैं इन मोस्ट क्रॉप्स, is the country ready to face food inflation of 25 to 30%? देश क्या तैयार है कि 20% इन्फ्लेशन फूड उस पे ले लेगा? जरा इनसे पूछिए कि कंट्री इतने साल से किसानों को दबाती रही और आपका जीडीपी बढ़ता रहा, तब आपको कोई ऐतराज नहीं था। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ती रही और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी किसानों से 18 गुने ज्यादा बढ़ती रही, तब आपको ऐतराज नहीं था। लेकिन आज किसान को 20-30% उसके कॉस्ट में ज्यादा मिलेगा, तो क्या कंट्री तैयार है इसके लिए कि इतनी महंगाई बढ़ जाएगी? जबकि फूड इन्फ्लेशन गरीबों को ही असर करता है, गरीबों को आपने ऑलरेडी दे रखा है, लिहाजा ये ऊपर के वर्ग को ही फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि गरीबों को तो आप दे ही रहे हैं मुफ्त में, तो ये असर किसको करेगा? अशोक गुलाटी का जो दर्द है वो इस मध्यम वर्ग के लिए है, ऊपर के वर्ग के लिए है, ताकि किसान किसानी छोड़ के मजदूर पैदा करना शुरू करे, जो ऑलरेडी कर रहा है 20 साल से। आपको ताज्जुब होगा कि हर 38 मिनट पे एक किसान आत्महत्या कर रहा 29 सालों से। हर 29 मिनट पे 39 मिनट्स पे एक किसान आत्महत्या कर लेता है। हर रोज 2052 किसान खेती छोड़ दे रहा है। 80% किसान कहता है कि अगर मुझे कोई और रोजगार मिल जाए तो हम खेती से भगवान के नमस्कार करेंगे और भाग जाएंगे खेती से। लेकिन आप उसको अन्नदाता कह के उसका वोट ले लेते हैं, उसको 17 रुपया रोज देके उसको सम्मान कर देते हैं। तो ये एक फ्रॉड है जो गवर्नमेंट कर रही है, उसके साथ एक धोखा कर रही है, और इस धोखा को अगर किसान समझ जाए, मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि बिहार का किसान भी जो मक्का सबसे ज्यादा बोता है, लेकिन उसका मक्का 900 रुपए क्विंटल जाता है, जबकि मार्केट का प्राइस उस समय 2100 रुपया होता है, एमएसपी 1800 रुपया होता है। लेकिन चूंकि बिहार में वो सिस्टम ही नहीं है एमएसपी का, नॉर्थ इंडिया में तमाम उसमें नहीं है। अगर ये है तो सिर्फ यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों में है। इसके अलावा एमएसपी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप समझ सकते हैं सिंह साहब, उसमें भी सबसे अधिक पंजाब और हरियाणा, उसमें भी सबसे अधिक अगर परसेंटेज देखेंगे तो पंजाब, क्योंकि वो सरप्लस है। उसका केस थोड़ा अलग है, सरप्लस है। बल्कि पिछले साल तो मध्य प्रदेश ने पंजाब से भी ज्यादा कर लिया था। तो पंजाब के पास क्योंकि लैंड होल्डिंग 3.6 हेक्टेयर है, इसलिए पंजाब के पास सरप्लस ज्यादा होता है बेचने के लिए, कंजम्पशन के लिए उसको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 3.6 हेक्टेयर है। बिहार में उस चूंकि वो लेता है, खा जाता है, खुद ही खा जाता है, लिहाजा बिहार में वो सरप्लस नहीं हो पाता है। लेकिन यूपी में होता है। यूपी का टोटल प्रोडक्शन फूड ग्रेन का 54 मिलियन टन है, तो वो दे देता है। यूपी काफी देता है, मध्य प्रदेश देता है, हरियाणा, पंजाब तो देता ही है। लेकिन सवाल ये नहीं है, अगर आप बिहार के किसानों को भी दे देंगे तो मक्का पे भी तो उसको मिलने लगेगा, और कितना खर्च आ रहा है। मैं 2 दिन से इसको कैलकुलेट कर रहा हूं कि ये 23 जींस इनका टोटल प्रोडक्शन कितना होता है। अभी मैं देख रहा था, जब मैंने ज्वाइन किया तो शायद किसी ने बताया था कि 2 लाख करोड़ का गेहूं पैदा होता है। उन्होंने सही कहा, थोड़ा सा इससे ज्यादा है, 2.25 लाख करोड़ का गेहूं होता है और करीब 3.25 लाख करोड़ का चावल होता है। इसके अलावा दलहन तिलहन आप सब जोड़ देंगे तो करीब 17 लाख करोड़ का प्रोडक्शन है। हम मान लेते हैं सारा खरीदना पड़ेगा, तो क्या 17 लाख का प्रोडक्शन खरीद के इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन में फेयर प्राइस शॉप से नहीं बेच सकते? क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से चैनलाइज नहीं कर सकते? क्या इसको मार्केट में नहीं छोड़ सकते ताकि प्राइजेस स्टेबलाइज हो जाए, प्राइजेस ऊपर आ जाए? तो आप वो नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि साहब ये धंधा हम काहे को करें, हमें तो बड़ा बड़ा एयरपोर्ट बनाना है, हमें एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ। एक खबर आ रही है, इस पे तेजिंदर भी बता पाएंगे। खबर आ रही है कि भारतीय किसान यूनियन उग्रह
जोगिंदर सिंह उग्राहा पंजाब के बहुत सीनियर किसान लीडर हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कल 12 बजे पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। और चूंकि मैं किसान आंदोलन मैंने लगातार कवरेज किया, तो मेरा अपना जो मानना है, जो मैंने देखा टिकरी बॉर्डर पर सबसे अधिक जो मोर्चेबंदी थी वो जोगिंदर सिंह उग्राहा के संगठन की थी, जिसमें हजारों की तादाद में महिलाएं, एक दो ऐसी सभाएं या पंचायतें हुई करनाल से लेकर टिकरी तक, हजारों महिलाएं, एक खास तरह के बसंती कलर का उनका ड्रेस होता है, उसमें महिलाएं और किसान थे। जोगिंदर सिंह उग्राहा संयुक्त मोर्चे के साथ थे, लेकिन ये जो मोर्चा है, दो मोर्चा जो ये आंदोलन कर रहा है, उस मोर्चे से अलग थे। लेकिन अब उनकी तरफ से भी ये ऐलान आया, इसका मतलब धीरे धीरे बाकी संगठन भी जो अभी तक इस डायरेक्ट दिल्ली कूच से अलग थे वो जुड़ रहे हैं। तेजिंदर सिंह विर्क, क्या किसान नेताओं को आपस में, जो नेता जो संगठन इस मोर्चे से दूर हैं, जो दिल्ली कूच वाली ये जो किसान संगठन जो दिल्ली कूच वाले, क्या ऐसी स्थिति आएगी कि फिर संयुक्त मोर्चा, जैसे 16 को आपका कॉल है भारत बंद का, आज 14 फरवरी है, 2 ही दिन बीच का फासला है, क्या ऐसी स्थिति होगी कि एक बार फिर से यूनिफाइड मोर्चा बने और कहे कि अब ये लड़ाई है और हम लड़ेंगे सब मिलकर? बिल्कुल, मैंने पहले भी स्पष्ट किया है अंजुम जी कि आज पंजाब के एसकेएम चैप्टर की मीटिंग हो रही है और उग्राहा साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ही फैसला लिया है कि हम कल रेलवे ट्रैक रोकेंगे। और हमने भी लगातार ऐलान, किसान मोर्चा ने, कि अगर कहीं भी वहां पर रिप्रेशन करेगी सरकार और कुछ कैजुअलिटी होगी तो किसान आंदोलनों को जितने भी एसकेएम संगठन है वो उनके साथ हैं और आज कोई फैसला लेंगे। 16 तारीख का जो कार्यक्रम है वो इसी दमन और एमएसपी की गारंटी को लेकर ही पूरे देश में है। इस अपेक्ष में पूरे देश में एक जो है किसानों का बड़ा जो कॉल हमारी पहले थी, लेकिन ये घटना होने के बाद अब इसको भी साथ में जुड़ गया है। तो देश के किसान संगठन लगातार, अगर कोई घटना होगी तो कहीं भी अलग नहीं है, लेकिन इसको लीड अगर कोई एक दो फोरम कर रहे हैं तो एक राय बनाने के लिए पहले हमें आम सहमति बनानी पड़ेगी एजेंडे पर, जो उनका एजेंडा है। तो बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे। अभी तमाम मैं देख रहा था लोगों के जो अभी ट्वीट आ रहे हैं या लोग कह रहे हैं, मैं आपकी बात बीच में, क्योंकि मुझे निकलना में तबीयत खराब थी, मैं दवा लेकर आया हूँ अजीत जी। लोग कह रहे हैं कि पंजाब को तो मिलता है एमएसपी, पंजाब ही आंदोलन कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि बात सही है, पंजाब हरियाणा आंदोलन एमएसपी लेता है, मिलता है। तो क्या फिर वो पंजाब अपने पूरे देश के लिए एमएसपी मांग रहा है या खाली पंजाब के लिए मांग रहा है? एमएसपी की गारंटी का कानून अगर बनेगा तो पूरे जो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि कुछ पंजाब के लोग अलगाववादी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, ये तमाम उनको जो लेबल लग रहे हैं, ये जो है, और जो सड़क रोकने का भी सरकार का फंडा है, जो सरकार क्यों रोक रही है, वो भी एक नैरेटिव सेट ये करना चाहती है कि आम लोगों को, आम पब्लिक को परेशानी हो और वो जो है उनके मन में एक जो है नैरेटिव सेट हो कि ये लोग आम लोगों को परेशान करते हैं। ये सरकार उस अपने बंद करने से, जहां एक लोग आंदोलनकारियों को रोक रही है, आम जनमानस को भी अपने साथ जोड़ना चाहती है, जो पिछले आंदोलन में नहीं हो सका, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डरों की 13 महीने तक हम बैठे रहे, हमारे पड़ोसी थे, जहां हमारा बॉर्डर था साथ में बगल में, लोग हमसे जो है हमारी मदद के लिए भी आते रहे, सहयोग भी करते रहे और उन्होंने कहा कि हम किसी तरह के हम तकलीफ झेल सकते हैं, आप बिल्कुल सही मुद्दे पर बैठे। तो सरकार इससे जो लोगों को अपना साथ जोड़ना चाह रही है, इस लोगों को मैं देख रहा हूं कहीं सील है, लोगों को दिक्कतें जरूर हो रही हैं। हमें खेद है इस बात से कि लोगों को, आम जनमानस को, जो हॉस्पिटल जा रहा है, किसी को दवा लेनी है, इमरजेंसी है, एग्जाम है, कल उत्तर प्रदेश में 16 तारीख को कुछ हो रहे हैं बहुत सालों बाद, तो तमाम जगह पे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, हमें उससे खेद है। लेकिन ये सरकार का भी एक पक्ष है, सरकार ने ही रास्ता रोका है, सरकार रास्ता, क्योंकि जैसे अभी तमाम वक्ताओं ने कहा, पंजाब अमृतसर से 300 किलोमीटर अगर 60 किलोमीटर बॉर्डर तक शांतिपूर्वक आए हैं, तो आगे भी शांति, एक लेन में आते, कहीं किसी को हम दिक्कत नहीं करते। दिल्ली में हम बैठते, हमें जगह देते हैं, आंदोलन करते हैं 2 महीने 3 महीने। हम ये बात, सरकार जानबूझकर एक किसान लोगों को जो है आइसोलेट कर बदनाम करने का एक फंड है, ये हमारा कहना है।